हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शेरी अस्थाना एंड वेलकम बैक इन माय चैनल एडू लाइफ टाइम। आज से हम लेबर लॉ का एक दूसरा इम्पॉर्टेंट एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इससे पहले फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सारे सेक्शन जो मैंने मल्टीपल वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कराए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल की। सो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो के कंटेंट को। इस वीडियो में हम इस एक्ट का इंट्रो, पार्ट, ऑब्जेक्टिव और कितने चैप्टर्स और उनमें सेक्शंस का डिवीज़न कैसे किया गया है ये पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में। देखिए, वी आर ह्यूमंस और हम सभी के ओपिनियन, परसेप्शन, एटीट्यूड एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। डिस्प्यूट की वजह हमेशा तब होती है जब एक बात पर दो या दो से ज़्यादा लोगों का कंसेंट नहीं होता है, यानी कि सहमति। सेम एज इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, चाहे मैनेजर हो, वर्कमैन हो या कोई भी क्लाइंट हो, कोई भी पर्सन जो उस बिजनेस से जुड़ा हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ये सब लोग हर बात पर एक दूसरे से सहमत हों। और जब कंसेंट नहीं होता है और एक पार्टी दूसरी पार्टी के अपोजिशन में खड़ी हो जाती है, देन इट क्रिएट डिस्प्यूट। अब ये डिस्प्यूट्स फैक्ट्री के काम पर भी इफ़ेक्ट डालती है, वर्कर्स को भी मनमानी करने का मौका देती है, और मैनेजर्स और जो आपके अपर डिपार्टमेंट या आप ये कह सकते हो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो भी अपनी मनमानी करते हैं। चाहे, क्योंकि डिस्प्यूट का इशू गलत भी तो हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्यूट हमेशा किसी सही बात पे हो कि एक पर्सन सही है या दूसरा पर्सन गलत है। इश्यूज़ जो हैं वो कुछ कुछ भी हो सकता है। तो अब जब ये इशू क्रिएट होते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, और साथ ही साथ वर्कर या मैनेजर या कोई भी पर्सन जो कि उस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व होता है, उनको एक सह दे देती है उस इशू को बढ़ाने की। उनको पता चल जाता है कि हमें कोई रोकने वाला तो है नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं है, तो हम चाहें तो अपनी मनमानी कर सकते हैं। इसी चीज़ को, इस डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पास दिस एक्ट, ताकि डिस्प्यूट से रिलेटेड पनिशमेंट और पेनल्टीज़ के डर से जो फालतू की छोटी-छोटी इश्यूज़ होते हैं ना, डिस्प्यूट्स होते हैं, वो अराइज़ ना हो और एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन में। सो अब बात करते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव की। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई? इंडस्ट्री के अंदर डिस्प्यूट एक्ट लाने के पीछे का क्या मकसद है? To establish an appropriate arrangement for the just, equitable and peaceful resolution of industrial dispute। अब मान लो कोई चीज़ ऐसी है, कोई डिस्प्यूट ऐसा है जिसमें एक पार्टी बिल्कुल सही है और उसकी जो बात है वो बिल्कुल लॉजिकल बात है, तो और दूसरी पार्टी जो है वो उस बात को नहीं मान रही है, तो डिस्प्यूट एक्ट जो है पीसफुली रिजोल्यूशन लेकर आती है। पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक किस तरीके से उस डिस्प्यूट का जो है निवारण किया जा सके। तो ये इस एक्ट का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी रिजोल्यूशन करना है वो पीसफुली करना है। इक्विटेबल मतलब किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं करना है। नेक्स्ट है कि प्रमोट करती है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में अच्छे रिलेशन को। भाई देखो, जब हमको ये पता होगा कि कोई भी ऐसा एक्ट है ही नहीं, तो हम छोटी छोटी बातों का भी इशू बनाएंगे, ठीक है, हमें जब डर नहीं होगा। बट जब हमको पता है कि नहीं, ये चीज़ गलत है, अगर हम ये चीज़ करते हैं तो इससे जो है दिक्कत हो सकती है हमको, तो हम धीरे धीरे उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। और जब अवॉइड करना सीखेंगे तो धीरे धीरे जो रिलेशनशिप है हमारे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में, हम उनको भी समझने की कोशिश करेंगे और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को भी समझने की कोशिश करेगा। तो रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बनाए रखने के लिए, प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। जो इलीगल स्ट्राइक्स होती हैं या लॉकआउट होते हैं, उनको रोकना, उनको अवॉइड करना, ये मकसद होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। क्योंकि जो स्ट्राइक्स और लॉकआउट होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं इकोनॉमी लेवल पे। इससे एक एक वर्कर का घर, या इससे एक ऑर्गेनाइजेशन ही ठप होती है, ये एक तरीके से एक नेशन के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो स्ट्राइक, लॉकआउट, इनके ऊपर जो है, अब जो इलीगल होती है, जिनका कोई तर्क ही नहीं बनता है, उनको अवॉइड करना इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा जो वर्कर हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी भी तरीके से, यानी उनको ज़बरदस्ती निकाल देना,
ठीक है, और उनको जो है क्या कहते हैं, भर्ती ना करना, भर्ती ज़रूरत है पर 4 आदमियों का काम 1 आदमी से करवाया जा रहा है। ज़बरदस्ती वर्कर्स को विक्टिम बना देना, ठीक है, विक्टिमाइजेशन करना, इन सब से, या वर्कर अपने आप को विक्टिम बना रहा है, ठीक है, इन सब से प्रोटेक्ट करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग को इनकरेज करना, यानी समझौता, कि आप अपने जो भी इशू है उसको किस तरीके से एक साथ बैठकर उसके ऊपर आप एक निर्णय निकाल सको, आपको बाहर जाके उसका तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होगा, सब एक साथ मिलेंगे और जो एक ऐसा रास्ता जिससे कि दोनों पार्टीज़ को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, सहमति हो जाए, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग को इनकरेज करता है। ठीक है, वर्किंग इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करता है वर्कर्स के, और साथ में ऐसे लेबर प्रैक्टिसेस को अवॉइड करता है जिसमें जो वर्कर हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के। अब आते हैं इनके जो चैप्टर्स हैं और इनके सेक्शंस को। तो इसके अंदर 12 चैप्टर्स में इनको डिवाइड किया है, और जो चैप्टर्स हैं वो 7 तक हैं, क्योंकि कुछ जो है सब चैप्टर्स भी इसमें दिए हुए हैं, देख रहे हैं आप, जैसे 1, 2, 2A, 2B, उसके बाद में 3, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 6 एंड 7। तो ये इनके चैप्टर्स नेम हैं। सेक्शन जो है वो इसमें 40 सेक्शंस हैं, बट और भी सेक्शंस हैं, जैसे आप देखेंगे 25 के अंदर ही बहुत सारे सब सेक्शंस हैं। तो ये सारे सेक्शंस जो हैं इन चैप्टर्स के अंदर हैं, और हम चैप्टर वाइज चैप्टर जो हैं वो अपने वीडियो को कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये इंट्रो वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 विच इज़ प्रिलिमिनरी चैप्टर को कवर करेंगे। So thank you so much for watching. If you like my video, then please subscribe and hit the bell icon for latest notification. Thanks once again. Keep watching and keep learning with EduLifetime.